नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर, जिसमें से सेट 7 आज हम सॉल्व कर रहे हैं। 2025 का जो है सेट 7 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से दो पार्ट, दो वीडियोज आ चुके हैं। और लॉन्ग आंसर वाले जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सब में और करके अथवा करके टोटल ओवरऑल मिलते हैं आपको 8 क्वेश्चन 5 नंबर के। 8 में से 5 4 करने होते हैं आपको, अथवा अथवा करके रहता है। और इसके पहले की वीडियोज में अगर आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं वो वीडियोज। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? दिए गए चित्र में आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो चित्र यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ये चित्र बना हुआ है, एक वर्ग है कि भुजा ए दी गई है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी हमें कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। और पहले तो डिफाइन करना है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें आप पहले हेडिंग डाल लीजिए, फिर जो है मैं बोल दे रहा हूँ स्टेटमेंट, इसका लिख लीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी भी निकाय की, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो अनंत से उन आवेशों को लाकर जो भी निकाय दिया गया है, जैसे भी निकाय दिया गया, उसको बनाने में किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो इसी बात को आपको लिख लें। जैसे मान लो हमारे पास ये निकाय बनाया गया है ना, ये मान लो एक सिस्टम है आपका निकाय। तो पहले प्लस क्यू को लाया गया होगा अनंत से, फिर उसके बाद माइनस क्यू को, फिर इस प्लस क्यू को, इस माइनस क्यू को। ये जो वर्तमान स्थिति है इसकी, इस स्थिति में लाने में, सिस्टम को बनाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस निकाय को अनंत से लाकर बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। बस ये स्टेटमेंट आपको दे देना है। ठीक है, कहाँ से लाकर? अनंत से। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो, कोई भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले दो दो के पेयर बना लेना है आपको। जितने पेयर बने सबकी फार्मूला क्या होता है? U बराबर K Q1 Q2 बाई आर, ये फार्मूला होता है। बस ध्यान ध्यान रखना है, आवेश को चिन्ह के साथ रखना है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो कितने निकाय बनेंगे? दो दो के पेयर बनाने, जोड़े बनाने हैं आपको। एक ये बन जाएगा, एक ये भुजाओं वाले जितने भी हैं 4 पेयर बन जाएंगे। देखो ध्यान से, 4 पेयर बन जाएगा। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा हम लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? विकर्ण के हिसाब से। देखो विकर्ण पे 2 युग्म बनेंगे, जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से बनाना नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो हम क्या लिखेंगे? भुजाओं के 4 युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। भुजाओं के 4 युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखो एक का जब निकालोगे आप ना, एक का मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। मान लो तो के Q1 की जगह पे Q माइनस क्यू है और Q2 की जगह पे प्लस क्यू है, और अपान इन दोनों के बीच की दूरी a। तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक काय का। वैसे इसका निकालोगे तो सेम प्लस क्यू माइनस क्यू है, इसका निकालोगे तो भी प्लस क्यू माइनस क्यू है, इसका निकालोगे तो भी प्लस क्यू माइनस क्यू, तो सबका सेम होगा। तो हम क्या लिख देंगे? चलो U1 बोल दे रहे हैं, 4 गुणे माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। देखो एक का आया है के क्यू स्क्वायर बाई ए, एक का कितना आया है? के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो 4 पेयर हैं भुजाओं वाले, तो उन पे कितना हो? 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सबका बराबर बराबर आ रहा है, उसके बीच की दूरी बराबर है, वर्ग है, तो सभी भुजाएं ए ए हो जाएंगी। ठीक है, तो 4 गुणे माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ये तो हो गया युग्मन भुजाओं। और विकर्ण पर 2 युग्म बनेंगे, तो विकर्ण के 2 युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये नोट, ये नहीं लिखना है कॉपी में आपको, बस ये लिखना है इसको, बस समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। विकर्ण पर कितने? माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर बाई, ये विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2a।
चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लीजिए या फिर डायरेक्ट याद रखिए कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 इंटू जो भी साइड दी गई भुजा, ए दिया गया है तो ए, एल दिया गया है तो एल, ए क्यू स्क्वायर बाई √2 ए। माइनस नहीं है यहाँ पे क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। फिर इसका भी सेम वही हो जाएगा, प्लस, ये तो प्लस ही है, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए, यहाँ √2 ए इसका भी हो जाएगा, इस वाले का प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो के क्यू स्क्वायर बाई √2 ए, तो कितना हो जाएगा, U2 बोल दो इसको, 2 गुणे के क्यू स्क्वायर बाई √2 ए। कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो इसका हम बीजगणितीय योग ले लेते हैं। बीजगणितीय योग का मतलब इनको चिन्ह के साथ हमें जोड़ देना है। कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, U बराबर U1 प्लस U2। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, फिर यहीं कर देते हैं, U बराबर U1 प्लस U2। तो U बराबर हो जाएगा, U1 कितना है, माइनस, पहले प्लस वाला लिख दे, 2 KQ स्क्वायर बाई √2 ए, ये ध्यान रखना √2 के बाहर है, और फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जोड़ना है तो -4 KQ स्क्वायर बाई ए। ठीक है, इसमें से देखो क्या क्या कॉमन है, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन है, के क्यू स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे 2 है और इसमें 4 में भी 2 है, तो 2 KQ स्क्वायर ए बाई कॉमन ले लेंगे, 2 KQ स्क्वायर बाई ए। ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए दिख रहा है, 2 यहाँ पे है, 4 में भी 2 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1/√2 बचेगा, 2 KQ स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लिया तो 1/√2 बचेगा यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे फिर भी के क्यू स्क्वायर बाई ए और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इतना लिख दो, दिख रहा है ना यहाँ तक, या फिर और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो इसको क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लो तो 2 √2, 1 माइनस 2 √2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, u बराबर 2 KQ स्क्वायर बाई ए, दिख रहा है यहाँ तक, 1 माइनस 2 √2 बाई √2। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, और अगर आप इसके बाद नहीं करना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं, इतने में भी कोई मार्क आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा वाला क्वेश्चन था, सिंपल सा फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, Q बराबर K Q1 Q2 बाई R, R होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और Q1 Q2 यहाँ पे ध्यान रखिए, चाहे विभव हो या फिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों में हम इसको जो है आवेश को चिन्ह के साथ रखते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जब बल वाला फार्मूला लगाते हैं या वैद्युत क्षेत्र वाला, तो वहां पर आवेश को चिन्ह के साथ नहीं रखना होता है, ये चीजें ध्यान रखनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला पार्ट, दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करना होता है, लेकिन सोल्यूशन दोनों का देखिए। आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। एक आवेश क्यू दो संकेंद्रीय खोखले गोलों जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 है, R1 ग्रेटर देन R2 है, पर वितरित हैं, यदि उनके पृष्ठ आवेश घनत्व समान हो तो उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, उसको हम सिग्मा से लिखते हैं, तो फार्मूला सूत्र लिखना है, और मात्रक पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, जो भी आवेश है अपान उसके क्षेत्रफल से, पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र। मात्रक क्या होता है, मात्रक भी लिख दीजिए, क्या होगा, देखो क्यू का कूलाम, आवेश का कूलाम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कह रहा है दो संकेंद्रीय गोले, संकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका केंद्र एक हो, तो दो संकेंद्रीय गोले बनाना है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इनका केंद्र एक ही है और दोनों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 है, R1 ग्रेटर देन R2, मतलब R1 बड़े वाले गोले की त्रिज्या होगा, ये R1 हो गया, और ये छोटे गोले की त्रिज्या R2 हो गई। ठीक है, उनके पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान हो, मतलब अगर इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व तो आप सिग्मा 1 मान लो और इस पे सिग्मा 2 मान दो, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर है, तो इस पर आवेश मान लो Q1 और इस पर Q2। टोटल आवेश दिया गया है, एक आवेश Q दो संकेंद्रीय खोखले गोलों जिनकी त्रिज्या R1 तथा R2 है पर वितरित है। एक आवेश है Q
दोनों पर मिला के क्यू है, यानी कि Q1 प्लस Q2 बराबर क्या दिया गया है, Q। ये टोटल आवेश Q है और दोनों पर Q1 Q2 ये हमें नहीं पता है। हमें इनके क्या केंद्र पर विभव ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात। तो विभव होता क्या है, जैसे मान लो इस आवेश पर Q2 है, इस छोटे वाले गोले पर Q2 है, इसकी त्रिज्या R2 है। तो इसके कारण केंद्र पर या पृष्ठ पर या फिर अंश के गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर आपसे विभव पूछ लिया जाए तो सीधा सीधा फार्मूला होता है V बराबर के क्यू बाई आर। तो दूसरा के क्यू टू बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगर हम पहले करें, क्योंकि दोनों का विभव जो होता है उसको हम जोड़ देते हैं। जितने भी अगर किसी बिंदु पर कुल विभव निकालना है, जैसे अभी निकाला था विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल के जो हमने सबको जोड़ा था U1 प्लस U2 टोटल, वैसे यहाँ पे इस बिंदु पर पहले छोटे वाले गोले के कारण मतलब Q2 के कारण विभव लिखा के Q2 बाई R2, फिर बड़े वाले गोले के कारण कितना हो जाएगा के Q1 बाई R1, इसकी त्रिज्या है R1। तो ये हो जाएगा फाइनल वो आपका। लेकिन यहाँ पे हमें Q1 Q2 ज्ञात करना है, मेन काम यही है। बाकी एक फार्मूला तो पता हो, देखो चाहे पृष्ठ पर पूछा जाए, पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर पूछा जाए, केंद्र पर पूछा जाए, तो हर जगह पे क्या होता है के क्यू बाई आर विभव का फार्मूला होता है। अगर प्लस चार्ज है तो प्लस का, माइनस चार्ज है तो माइनस का। ठीक है, अब हमारे लिए मेन जो काम बचा हुआ है Q1 और Q2 की वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि Q1 Q2 हमें दिया नहीं गया, हमने माना है Q1 Q2 इस पर आवेश है। हमें जो दिया गया है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर है। तो यहाँ से लिखते हैं सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 दिया गया, तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाई ए। तो इस पर कितना आवेश है Q1 बाई ए। क्षेत्रफल कितना होता है, देखो त्रिज्या R1 है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि आवेश पृष्ठ पर होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर बराबर सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, दूसरे गोले पर आवेश है Q2 अपान दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, अब इसमें Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है और Q1 प्लस Q2 दो इक्वेशन आपके पास हो गए, एक तो Q1 बाई R1 स्क्वायर और एक Q2 बाई R2 स्क्वायर और एक Q1 प्लस Q2 बराबर Q, क्योंकि टोटल आवेश Q दोनों पर वितरित है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यही गेम है। बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ये छोटा सा फार्मूला होता है, आप सबको पता होता है। अगर गॉस लॉ वाला चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा है तो वहां पे ये फार्मूले का डेरिवेशन भी कराया जाता है। Q1 बाई Q2 मैं आगे सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे करना है, या फिर आप किसी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। Q1 बाई Q2, R1 स्क्वायर ऊपर जाएगा, Q2 को इधर ले आए हैं, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। यहाँ से ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इन दोनों से हमें क्या करना है Q1 Q2 की वैल्यू निकालना है, इसमें रख देना है, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ से करने के लिए एक तो Q1 प्लस Q2 यहाँ पे है नहीं तो उसकी जगह पे हम Q रख देते। अब Q1 प्लस Q2 लाने के लिए तरीका क्या है, जो सिंपल सा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, नहीं तो दूसरे तरीके से कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। Q2 बराबर हो जाएगा कैपिटल Q, Q1 इधर आएगा माइनस Q1 और यहाँ से Q1 बराबर हो जाएगा Q2, Q1 बराबर R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर इंटू Q2। फिर Q2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको गुणा भाग करके फिर इधर उधर करके सॉल्व करना पड़ेगा। वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, मैं छोटा सा प्रोसेस एक बार आप ध्यान से देख लो तो ये चीज याद कर लोगे, फिर जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्या करना है, फिर दोनों में प्लस वन कर देना है, Q1 बाई Q2 प्लस वन इधर कर देंगे और R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर प्लस वन इधर कर देंगे। कोई दिक्कत, तो आगे देखो, अब इसको सॉल्व करोगे Q2 Q1 प्लस Q2 हो जाएगा ऊपर, अरे Q2 इंटू वन Q2 प्लस Q1, सॉल्व करना इतना तो आता होगा, अपॉन Q2 बराबर सेम इसी तरीके से R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। अब देखो Q1 प्लस Q2 आ गया हमारे पास, Q1 प्लस Q2 की जगह पर हम क्या रख देंगे Q, Q बाई Q2 और बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऑन R2 स्क्वायर। दिख रहा है ना, एक स्टेप और लिख देते हैं। अब आगे क्या करेंगे, Q2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से देखो रिवर्स करो इसको, या फिर Q2 को इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले जाओ। कैसे करोगे, चलो इसको रिवर्स कर दो, Q2 बाई कैपिटल Q, इसको रिवर्स किया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहाँ तक दिख रहा है। चलिए अब आगे इधर आ जाते हैं, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q इधर चला जाएगा बस, Q2 बराबर
क्यू इधर आ जाएगा, क्यू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखो अब इसी तरीके से क्या करना है, अगर आपको Q2 आ गया, Q1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको यहाँ से रिवर्स करोगे, Q2/Q1 हो जाएगा, R2/R1 फिर से 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा। लेकिन अभी आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, सेम इसी पैटर्न में आएगा, बस क्या करना है, R2 की जगह पे R1 स्क्वायर कर देना है, नीचे यही रहेगा। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो, एग्जाम में भी इतना ही करना है, ये मत सोचना कि एग्जाम में फिर पूरा सॉल्व करोगे। Q R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा वैल्यू Q1 Q2 की। ठीक है, तो जो हमने विभव लिखा है के Q2/R2 केंद्र पर प्लस ऊपर वाले के Q1/R1 बड़े वाले गोले की वजह से, इसमें रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं V बराबर के Q1/R1 प्लस के Q2/R2, इसमें जो है Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है बस इस क्वेश्चन में। V बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, QR1 स्क्वायर अपॉन R1 पहले से है, और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, Q1 की जगह पर क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दिया, QR1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, प्लस फिर सेम काम यहीं पे, के Q2 की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे, के QR2 स्क्वायर अपॉन R2 पहले से है एक, इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो R2 से एक R2 कट जाएगा, R1 से यहाँ पे एक R1 कट जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या बच रहा है ये भी देख लीजिए, इसमें से कुछ कॉमन है, के क्यू बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दोनों में है ना, के क्यू बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यहाँ है, के क्यू बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यहाँ है, कॉमन ले लो, के क्यू बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, R1 प्लस R2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कर लीजिए, ठीक है, ना समझ में आओ कैलकुलेशन ही है, बाकी फार्मूले याद करना होगा आपको, कैलकुलेशन ना समझ में आओ एक बार फिर से देखो, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है पश्चदिशिक पीएन संधि डायोड की क्रियाविधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके VI अभिलाक्षणिक ग्राफ की सहायता से अवलांच भंजक को स्पष्ट कीजिए। तो देखो पिछले वाले सेट में आया था अग्रदिशिक पीएन संधि डायोड, और इसमें क्या आया है पश्चदिशिक, तो जब आता है तो लगभग सभी टॉपिक कवर करते हैं। तो पहले जो है पीएन संधि डायोड बना देते हैं, पीएन संधि डायोड, देखो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ जब भी समझाना होता है, क्योंकि इसको जब शुरू से समझाते हैं तभी समझ में आएगा, सिर्फ पश्चदिशिक को समझाएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जो लोग नहीं पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है, इधर पी टाइप है, पी टाइप, और इधर टाइप, तो मटेरियल से मिला के बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है वो प्रोसेस जो है आपके सिलेबस में नहीं है। बीच में एक लेयर होती है जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं, अवक्षय परत होता क्या है, देखो पी टाइप में जो है होल अधिकांश मात्रा में होते हैं, होल्स जो हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, और एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो ब्लैक पूरा डॉट से दिखाया है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो इस सर्कल से बनाया है वो क्या है, होल्स है। इस तरीके से बना देंगे आप। होता क्या है, जहां पे इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन संधि, इसको क्या बोलते हैं, पीएन संधि। जब ये बनता है तो उस टाइम क्या होता है, होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिलकर क्या होते हैं, उदासीन होते जाते हैं। जब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश मिलता है तो क्या आवेश की जो गुण धर्म है वो आवेश गायब हो जाता है, तो यहाँ से होल और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलकर गायब हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत पतली सी अक्षय परत बनती है, इसकी चौड़ाई लगभग 10⁻⁻⁶ बहुत छोटी सी, यहाँ से आवेश और जो ये तुम्हारा कोटर है, होल्स जिसे बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर, तो जब यहाँ से आवेश गायब हुए, यहाँ से ऋण आवेश इधर बन जाता है और इधर धनावेश बन जाता है। अरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो इलेक्ट्रॉन खत्म हुए तो कौन बचा, धनावेश माने कि कोटर बचा, और यहाँ से कोटर खत्म हुए तो इलेक्ट्रॉन बचता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा और बना देंगे, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं बहुत अल्पसंख्यक और इसमें कोटर होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक।
ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं इसलिए इसे एन टाइप नेगेटिव बोला जाता है। इसमें ज्यादा क्वार्टर होते हैं होल्स इसलिए इसे पॉजिटिव होते हैं, तो पी टाइप बोला जाता है। यहाँ पे बना देना आप। ये इससे हमने किसको दिखाया है, क्वार्टर को, और इससे किसको दिखाया है, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कुछ लोग इससे क्वार्टर को इससे भी दिखा देते हैं और इलेक्ट्रॉन को इससे दिखा देते हैं, तो जैसे आप मर्जी जैसा चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक धनावेश बचता है और धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र, छोटा सा वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण जो है इनके बीच क्या हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर। अब ये क्या करता है, देखो ऋण आवेश है इधर, ऋण वैसे ये वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो इलेक्ट्रॉनों पर क्या इधर बल लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और प्रोटॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, प्रोटॉन मतलब होल्स पर, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। तो अब जो है ये मिलना बंद हो जाते हैं, ऐसे रखा हुआ है सिचुएटेड अपने सेचुरेशन में, इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, इसके पहले से थोड़ा सा लिख देना कि अक्षय परत होती है, इसके बीच में संधि पर अक्षय परत बन जाता है, जिसकी चौड़ाई 10⁻⁻⁶ होता है, और अक्षय परत के सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर का मतलब पोटेंशियल बैरियर, ये रोक के रखता है बाकी होल्स को और बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि एक दूसरे के साथ मिल न जाए। अगर सब एक दूसरे के साथ मिलकर उदासीन हो गए तो फिर पीएन संधि डायोड कैसे बन पाएगा। अब अग्रदिशिक और पश्चदिशिक की बात आती है, इतना तो ये बन गया, अभी पीएन संधि डायोड बना है। अब बाइजिंग की जाएगी, बाइजिंग का मतलब अब बैटरी लगाई जाएगी, और बैटरी लगाने के तरीके से ही हम बता पाएंगे कि अग्रदिशिक है या पश्चदिशिक है। अगर हम बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक धन सिरा एक ऋण सिरा, तो अगर धन वाले सिरे को हम पी से जोड़ते हैं और ऋण वाले को एन से, तो उसे बोलते हैं अग्रदिशिक, जो कि पिछले सेट में क्वेश्चन था उसमें किया था। इसमें क्या है, हमें पश्चदिशिक बनाना है, तो धन वाले सिरे को हम किससे जोड़ेंगे, एन टाइप से, ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा, और ऋण वाले सिरे को पी टाइप से जोड़ेंगे, तो ये निगेटिव से हो जाएगा। अब देखो, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र बैटरी के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र बनेगा, वो एन से पी की तरफ बनेगा, और जो इसमें बना हुआ था वो भी, चलो इसको ई आई बोलते हैं इंटरनल, और इसको ई एक्सटर्नल, मतलब बैटरी की वजह से। तो अब ये बैटरी का जो वैद्युत क्षेत्र है, ये अंदर वाले वैद्युत क्षेत्र को सपोर्ट कर रहा है, सेम दिशा में है, तो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, और अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने से क्या होता है, डायोड का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, जिससे जो है कोई धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जो अग्र दिशा में धारा प्रवाहित होती है, अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है, ये बिल्कुल एकदम कुचालक की तरह कार्य करता है। तो इतनी चीजें आपको लिखनी है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, फिगर तो समझ में आ गया होगा, दिख रहा है। अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो उसको आप कोशिश करिए, सुन सुन के लिखने की प्रैक्टिस करिए, एक दो बार दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोनों में से एक कोई भी आ सकता है। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने नोट्स बनाया होगा अपने कोचिंग में, स्कूल में, या फिर क्वेश्चन बैंक से अगर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चन बैंक से तो नहीं समझ में आएगा आपको, इस बात की गारंटी है। फिर आप रटोगे उस चीज़ों को। तो मेरे हिसाब से इन बातों को समझो, और एक बार डिटेल में जब टीचर पढ़ाता है तभी आपको समझ में आता है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में तो सब कुछ लिखा हुआ ही है। ठीक है, फिर आपको टीचर की जरूरत ही ना पड़ती। तो पश्चदिशिक क्या होता है, जब बैटरी के धन सिरे को एन टाइप से और ऋण सिरे को पी टाइप से जोड़ते हैं, तो उस बाइजिंग को हम क्या बोलते हैं, पश्चदिशिक संधि डायोड। अब क्रिया विधि जो बता दिया है क्या होता है, कि इस पे बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब आरोपित होता है तो अंदर वाले आंतरिक वैद्युत क्षेत्र को सपोर्ट करता है, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने से यहाँ का जो विभव प्राचीर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है और धारा शून्य हो जाती है, बिल्कुल धारा प्रवाहित नहीं होती। अब जो दूसरा काम कर रहा है, देखो इसमें फिगर बनाएंगे, लिखेंगे। अब हम ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। इसमें पश्चदिशिक में ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, तो इधर v रहता है एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे आई। तो अग्र दिशा में बनाना होता तो हम इधर बनाते हैं, पश्च दिशा में इधर बनाते हैं। देखो धारा लगभग शून्य होती है, लेकिन एक टाइम आता है ना, जैसे हम मान लो वोल्टेज बढ़ाते जाएं, एवलांस भंजन पहले समझ लीजिए। एवलांस भंजन क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाते जाएं, वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट होती है। उस टाइम के बाद ये जो सहसंयोजी बंध बने होते हैं सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में, उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो बंध टूट जाते हैं और नए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैदा होते हैं, जिससे पश्च दिशा में क्या होता है, एक बहुत हाई करंट, उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्टेट को, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एवलांस भंजक। मतलब ये पीएन संधि डायोड जो था वो डायोड रहा ही नहीं। अब क्या बन गया, वो सिंपल सा एक तार बन गया, एक चालक तार बन गया,
जिससे उसमें धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, डायोड का काम क्या होता है, इधर से धारा को रोकना होता है। तो जब ये धारा रोक ही नहीं पा रहा तो फिर डायोड कहाँ से रह गया। तो बात समझ में आ गई होगी। एवलांस भंजक लिखना हो तो क्या कहते हैं कि जब हम अ, पश्च दिशि या फिर क्या बोलते हैं उसको, पश्च अभिनत रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक वोल्टेज विभव का वह मान जिस पर जो है ये सेमीकंडक्टर के पीएन संधि डायोड के सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होते हैं और पश्च दिशा में उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति को हम एवलांस भंजन कहते हैं। तो देखो, पहले तो पश्चिम दिशा में धारा बिल्कुल जीरो रहती है। ऐसे मान लो यहाँ पे मैं बोल दूं 10, 20, 30, ये क्या है, एक मिनट इंग्लिश, धारा इधर रहेगा और ये 10 वोल्ट पे कुछ नहीं हुआ, 20 वोल्ट पे कुछ नहीं हुआ, 30 वोल्ट पे आते आते धारा जो है अचानक से उच्च धारा बढ़ जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट जो है एवलांस भंजन पॉइंट है। 30 वोल्ट पे जो है इसके बाद जो है ये नहीं रोक पाएगा, सात संयोजक बंध टूटने लगेंगे। ठीक है, तो ये बना देना इसको एवलांस भंजक, और एवलांस भंजक जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है उसको भी एवलांस भंजक हेडिंग डाल के लिख देना है आपको, तब जाके 5 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा। पहले ये बनाना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ में आए लिखना है, फिर एवलांस भंजक बी आई ग्राफ बनाना है, उसमें पश्च दिशिक वाला ग्राफ बनाना है, और उसके बाद एवलांस भंजक के बारे में लिख देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई है। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखिए और क्या बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला पार्ट। तो इसमें कह रहा है दिष्टीकरण प्रक्रिया क्या है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टीकरण की प्रक्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। तो ये क्वेश्चन अगर आपने 2025 का सेट 1 किया है तो सेट 1 में भी ये क्वेश्चन मिला होगा आपको। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं जल्दी से एक बार फिर से समझा देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। मैं देखो, इस चैप्टर से जो है अर्धचालक वाले चैप्टर से मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन है, उसी में से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन देना होता है। तो ये सबसे आसान नंबर उठाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है, क्योंकि सबसे छोटी है और 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, और गिन के 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले दिष्टिकरण क्या होती है, देखो आपने दो तरह की धारा पढ़ा होगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा जिसमें दिशा का मान लगातार बदलता रहता है, और दिष्ट धारा क्या होता है, जिसमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने को हम दिष्टिकरण कहते हैं। बस इतना लिखना है, दिष्टिकरण या दिष्टकरण हेडिंग डाल देना है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दिष्टिकरण प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद जो है पीएन संधि डायोड कैसे यूज होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी मतलब फुल वेव रेक्टिफायर को कैसे यूज करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट, दरअसल एक ये ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर दो कॉइल होती है, तरीके से बनाया जाता है। यहाँ से इनपुट वोल्टेज निवेशी वोल्टेज दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, निवेशी, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, निवेशी प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती विभव या वोल्टेज लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो वो वेव भी बना दो, प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायोड यूज होता है इसमें, जिसे हम D1 बोलते हैं, और इसके पैरेलली यहाँ पे भी एक डायोड यूज करना है D2। ठीक है, जो लोड हमें देना है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हमें यूज करना है, RL। यहाँ का ये एक ट्रांसफार्मर आता है 909 करके, यहाँ पे 0 वोल्ट होता है। ठीक है, ये लोड है, हमें यहाँ पे जो है धारा मिलनी है, जो आउटपुट मिलना है वो यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब कैसे ये काम करता है इस चीज को समझना है, इसी चीज को हमें निर्दिष्ट करके प्रक्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। देखो ये ऊपर वाले को हम प्लस बोलते हैं, इसको माइनस। तो अब इसको कैसे, देखो ये एक बार यहाँ से यहाँ तक जो है अर्ध चक्र हुआ, ये पूरा चक्र पूर्ण चक्र बोलते हैं इसको। तो अर्ध चक्र में ये प्लस है, इसके आधे चक्र में जो है माइनस है, दिख रहा है ना, या फिर यहाँ बना दे, चलो ये दिख रहा होगा, ये प्लस ये माइनस, तो आधे प्लस है आधे माइनस, ओवरऑल सबको एक ही दिशा में करना है। तो क्या होता है, जब प्लस वाला अर्धचक्र जाता है, जब इसको आप ऐसे, मैं समझा रहा हूँ लिखते जाना, या फिर क्वेश्चन बैंक या नोट्स की सहायता से एक बार लिख के एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। फिगर तो मैं समझा दे रहा हूँ, काम कैसे करता है ये मैं समझा दे रहा हूँ।
समझाने की गारंटी मेरी है, लिखने का काम आपका है। चाहे मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से लिखो या फिर कहीं से भी आप लिखना आपको ही है। तो जब ये प्लस वाला धनात्मक अर्धचक्र यहाँ से इनपुट आगे जाता है दूसरे वाली कॉइल पे, तो ये वाला उच्च विभव पर होता है और ये निम्न विभव पर, मतलब ये धनात्मक ये ऋणात्मक। पहले थोड़ा सा मैं अलग से समझा रहा हूँ डायोड काम कैसे करता है। डायोड का काम क्या है कि जब ये देखो ये वाले पार्ट को हम पी बोलते हैं, ये एन को, इसको पी इसको एन। तो जब पी से एन की तरफ धारा प्रवाहित होती है तो ये सिंपल जाने देता है उसको, ठीक है। और जब एन से पी की तरफ धारा प्रवाहित होती है तो धारा को रोक देता है, धारा जाने नहीं देता है। यही मेन काम है डायोड का कि एक एकल दिशा क्या बोलेंगे उसको, सिंगल डायरेक्शन में जो है हमें करंट प्रोवाइड करवाता है। जैसे वो साइकिल का वाल्व नहीं होता है, वाल्व देखा हुआ जब हवा भरते हैं साइकिल में, तो ऊपर से तो हवा जाती है नीचे, लेकिन नीचे से टायर से बाहर हवा नहीं आती, तो ये एक दिशा में जा रहा है ऊपर से बाहर। तो सेम यहाँ भी होता है, करंट इधर से जा सकता है इधर से नहीं आ सकता, ठीक है। तो डायोड का काम ये हो गया। आप इसके बारे में जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब जैसे जब आ, अब आगे क्या लिखेंगे, धनात्मक अर्धचक्र के लिए डायोड D1 इसमें होता है अग्र दिशिक में होता है, अग्र अभिनत में, प्लस अर्धचक्र के लिए थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, इसको लेकर आप पूरा लिखना। अर्धचक्र के लिए, चक्र के लिए D1 क्या हो जाएगा, D1 अग्र अभिनत में मतलब अग्रदिशिक। अग्रदिशिक में क्या होता है, धारा को प्रवाहित होने देता है, एक धारा को जाने देगा। और ये देखो धारा इधर से इधर को आएगी, लेकिन फिर जब यहाँ पे आएगी, क्योंकि हमेशा प्लस से माइनस की तरफ धारा प्रवाहित होती है ना, तो एन से पी की तरफ, तथा डायोड D2 किस में हो जाएगा, देखो ये एन से पी की तरफ जा रहा है, तो ये पश्च दिशिक हुआ, रिवर्स बायस हुआ, और इसमें धारा को ब्लॉक कर देगा, धारा को नहीं जाने देगा। डायोड D2 किसमें हो जाएगा, इसको पश्च अभिनत बोल दो, पश्च दिशिक बोल दो, जो बोलना हो बोल लो, पश्च दिशिक बोल दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिशिक यूज किया था तो वही कर दे रहे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से धारा निकलेगी, यहां तो जाएगी नहीं, तो ओवरऑल धारा यहाँ आएगी। तो ये मैं यहाँ पे आउटपुट बना रहा हूँ, ये ऐसे बन जाएगा, प्लस वाला आ गया। अब जो माइनस वाला, माइनस अर्धचक्र के लिए क्या होगा, माइनस अर्धचक्र के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वाला उच्च विभव हो जाएगा, ये नीचे वाला प्लस माइनस का मतलब यहाँ प्लस माइनस वो एक्चुअल में नहीं है, ये उच्च और निम्न विभव को हम बताने के लिए बता रहे हैं। प्लस वाला उच्च विभव है, माइनस वाला निम्न। जब माइनस वाला आएगा तो नीचे उच्च विभव बन जाता है, ऊपर निम्न विभव। तो यहां से इधर की तरफ धारा प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। इस बात को आप समझिए, प्लस माइनस नहीं है ये मत देख लें, ये प्लस ऊपर बना है तो यहाँ प्लस बना दिया, माइनस नीचे माइनस बना है तो फिर इसको माइनस प्लस, इस तरीके से नहीं। जब ये वाला प्लस वाला जाएगा तो ऊपर हाई वोल्ट होगा उच्च और नीचे निम्न, तो इधर से इधर धारा प्रवाहित होगा। जब माइनस वाला जाता है तो ये प्लस उच्च हो जाता है, ये निम्न, तो उच्च को हम प्लस से लिखते हैं और निम्न को माइनस से। तो माइनस वाले चक्र के लिए क्या हो जाता है, D2 देखो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, इसको मिटा देता हूँ। D2 P से N की तरफ जा रहा है तो ये अग्र दिशिक होगा, फिर जब यहाँ से धारा इधर पहुंचेगी तो N से P की तरफ जा रहा है, ये D1 पश्च दिशिक में हो जाएगा। तो माइनस अर्धचक्र के लिए D1 किस में हो जाएगा, पश्च दिशिक, पश्च दिशिक। और D2 किस में हो जाएगा, अग्रदिशिक, मतलब D2 से धारा प्रवाहित होगा और D1 से धारा कोई प्रवाहित नहीं होगा, और धारा को रोक देगा इधर से। अब होगा क्या, यहां से धारा जाएगा, अब इधर तो जा नहीं सकता धारा, तो इधर ही आएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो ये है तो माइनस वाला, लेकिन हम प्लस बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, इस बात को समझो। क्योंकि जब धारा एक ही दिशा में जाती है तो उसको प्लस प्लस, जब प्लस वाला इस दिशा में आ रहा था और माइनस वाला भी इसी दिशा में आ रहा है, तो क्या होगा, जब इसको इस दिशा को हमने प्लस माना है, तो चाहे माइनस वाला या प्लस वाला है, धारा तो हम प्लस में ही लिखेंगे। जब सेम दिशा में है तो प्लस, ये प्लस माइनस यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि ये अगर मान लो इधर जा रहा है प्लस वाला तो माइनस वाला इधर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब प्लस वाला आया तब भी इधर आया, जब माइनस वाला आया तब भी इधर आया, तो दोनों एक ही दिशा में हुए। तो पहले वाले को अगर हमने प्लस बोला है तो दूसरे वाले को भी प्लस बोलना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, ये सारी जो चक्र हैं अब ऊपर को बन जाएंगे, और इसी को बोलते हैं दिष्टिकरण। दिष्टिकरण मतलब देखो ये प्रत्यावर्ती धारा था, प्लस माइनस अपनी दिशा परिवर्तित कर रहा था, लेकिन जो हमें लोड मिल रहा है वो एक ही दिशा में, वैल्यू भले बदल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन है तो सब प्लस में, इधर ही है। तो इसी को हम बोलते हैं दिष्टिकरण हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में जो जो मैंने बोला है ध्यान से आप स्लो करके वीडियो चाहे तो लिख लीजिए, अगर समझ में आए
नहीं तो फिर अपने नोट से प्रिफर करिए, क्योंकि तैयार तो आपको करना है। ठीक है? अब जो है और कुछ करना था इसमें? थोड़ा-सा अगर आगे इसको, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको वेव डायग्राम, तरंग आरेख भी बना दीजिए। बस बहुत सिंपल सा होता है। हुँ, क्या बना रहे हैं? चलो बना ही देते हैं। इतना बड़ा बनाना नहीं है आपको। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। ये क्या हो गया? इनपुट वोल्टेज। इसको हम बोलेंगे निवेशी विभव, जो यहाँ पे दिया गया है। प्रत्यावर्ती, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, निवेशी विभव। और आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट को क्या बोलेंगे? परिणामी। मैं बना रहा हूँ। चलो रुक जाओ 1 मिनट। इधर हम आउटपुट बना देंगे, या फिर परिणामी। कैसे बनाएंगे? देखो, प्लस वाला तो प्लस हो ही गया है, तो इसको ऐसे बना देंगे। माइनस वाला भी प्लस में चला गया है यहाँ पे, फिर प्लस वाला तो प्लस में ही रहेगा और माइनस वाला माइनस में। ये जो हो जाता है वेव डायग्राम हो जाता है। ये भी बना दीजिए तो और अच्छा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बना देंगे तो अच्छी बात है। नंबर कटने के जो भी चांस है वो खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तेरा परमाणु के रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस मॉडल में क्या कमियां हैं? बोहर के मॉडल में इसे कैसे दूर किया गया? तो देखो, ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है। अगर आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो 1-2 बार जरूर आपको मिला होगा, लेकिन फिर से मैं यहाँ एक बार समझा दे रहा हूँ इसको। सबसे पहले इसको 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया है। परमाणु के रदरफोर्ड अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग पहले बताना है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, उससे क्या क्या कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष क्या क्या निकला, ये बताएंगे। फिर उसकी कमियां बताएंगे और बोहर ने उसको दूर कैसे किया, फिर ये बताना है। तब जाके आपको टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो क्या करना है? सबसे पहले फिगर बना देते हैं। हेडिंग डाल देंगे आप, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक सोर्स बना देंगे हम, अल्फा कण का सोर्स, और यहाँ पे लेड ब्रेक, लेड की ईंटें लगी होती हैं, जो क्या काम करती हैं? इसको अल्फा कण को, जो अल्फा कण निकलते हैं उनको एक बीम में इधर उधर ये न जाए, एक इनकी बीम बन जाए, ताकि ये आगे आगे यहाँ पे स्वर्ण जो पन्नी लगती है, फॉइल, सोने की पन्नी जो लगी होती है, बहुत पतली सोने की पन्नी, स्वर्ण पन्नी बोलते हैं इसको, स्वर्ण पन्नी। और इसकी जो चौड़ाई है, ये लगभग 10⁻⁻⁶ के आसपास होती है। बहुत पतली पन्नी, जितनी पतली बना सके आप। फिर इसके चारों तरफ जो है एक स्क्रीन लगा होता है। किसका? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा होता है। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन मतलब पर्दा लिख दो आप। और यहाँ पे कहीं पे एक जो है तुम्हें लगा देना है डिटेक्टर, संसूचक। क्या होता है ना, इसमें क्या करता है, जब अल्फा कण जाके इससे स्क्रीन से टकराते हैं तो वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है क्लियर। तो ये डिटेक्टर, जब इसको हम ऊपर नीचे नीचे इसे घुमा सकते हैं ऐसे, तो जहां पे अल्फा कण टकराता है वहां पे ये हमें क्लियर जो है इसमें से इंडिकेट करता है। अब क्या होगा? अल्फा कण इधर से आएंगे इस तरीके से। क्या होता है? ज्यादातर अल्फा कण जो है सीधे निकल जाते हैं, ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। इसमें से कुछ जो है अल्फा कण बिल्कुल 1 डिग्री इनका विचलन होता है, और बहुत कम अल्फा कण होते हैं जिनका 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक विचलन होता है। और 10 लाख में एक कण ऐसा होता है जिसका लगभग 180 डिग्री विचलन हो जाता है। पहले इधर जा रहे थे, ये 180 डिग्री विचलन हो गया। देखो, 1 डिग्री से अधिक विचलन थोड़ा बहुत, फिर 90 डिग्री का एक बना देंगे और एक 90 डिग्री से अधिक बना देंगे। और फिर इसके बारे में क्या क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है, निष्कर्ष लिखेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, नहीं तो हम पहले प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, क्या ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद क्या कंक्लूजन निकला, फिर डिटेल में करते हैं। क्योंकि इसमें 3 पार्ट वैसे भी दे दिया है, तो बहुत ज्यादा इसीलिए संक्षेप में भी लिखा है। तो निष्कर्ष क्या क्या निकाला रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने सबसे पहले निष्कर्ष ये बताया, देखो क्या हो रहा था कि यहाँ पर ज्यादातर अल्फा कण सीधे बिना किसी विचलन के निकल जा रहे थे। आप चाहे तो इस बात को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर अल्फा कण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जा रहे थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला है।
शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप पूरा डिटेल में चाहे तो आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। याद करना है, रटना है आपको, लेकिन जब समझ के याद करेंगे तो वो चीज़ भूलेंगे नहीं, एग्जाम में लिख पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप रटेंगे तो रट नहीं पाएंगे। कितना रटेंगे? परमाणु का अधिकतम भाग खोखला होता है। अधिकतम भाग खोखला होता है, ये लिख देंगे आप। फिर उसके बाद क्या बताया? क्योंकि 10 लाख में एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री जिसका विचलन कोण था, मतलब जा रहा था सीधे टकरा कर वापस आ जा रहा है। क्योंकि अल्फा कण पर धनावेश होता है। यहाँ पे लिख देना, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, अल्फा कण स्रोत। अल्फा कण पर क्या होता है? धनावेश हीलियम का नाभिक होता है ना। और ये लेड ब्रिक, लेड की ईंटें। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक, और नाभिक पे धनावेश होता है। तो अल्फा कण क्या था? अ, धनावेश गया, टकरा के वापस आ गया। तो मतलब टकरा के कब वापस आ गया? जब यहाँ पे कोई धनावेश होगा, उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, तब ये वापस आता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम कि परमाणु के बीच में बहुत छोटे से स्थान पे कहीं पे धन आवेश स्थित है, जिसको नाम दिया रदरफोर्ड ने नाभिक। परमाणु के भीतर, परमाणु के भीतर छोटे से स्थान में, छोटे से स्थान में धन आवेश है। ये कैसे पता चला? धन आवेश है, जिसे नाभिक कहा गया, जिसे नाभिक कहा गया। ठीक है, ये हो गया। और भी निष्कर्ष निकाले, क्या बता रहा रदरफोर्ड ने? अगला निष्कर्ष मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, इसको लिख लीजिए कि अ, ये तो हो गया नाभिक। और नाभिक में लिख देना, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे होते हैं। ये तीसरा कंक्लूजन, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे होते हैं। इसे क्या कहा गया? वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे होते हैं, बस और अगला लिखना, क्योंकि वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं तो उनके लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। तो नाभिक पर उपस्थित धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋण आवेश के बीच में जो आकर्षक वैद्युत बल लगता है, उसी से जो है इनको अभिकेंद्र बल मिलता है। ठीक है, वृत्ताकार गति के लिए अभिकेंद्र बल प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से मिलता है। ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका कंक्लूजन हो गया, रदरफोर्ड का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद क्या हेडिंग डालोगे? रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की, या मॉडल की लिख लो, मॉडल की कमियां। क्या क्या कमियां थी इनके मॉडल में? दो ही कमियां थी, दो कमियां इन्होंने। एक तो जो है नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। और दूसरा जो है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके, मतलब स्टेबल कैसे है, अभी आगे इसकी बात करते हैं। नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके ये। और दूसरा, दूसरा क्या बताया? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। जो लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन जब ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो नहीं है। तो देखो, पहले आप हेडिंग डालें, नाभिक के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? अब ध्यान से सुनो। उस समय एक साइंटिस्ट थे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल का नाम सुना होगा सबने, क्रिकेट वाले नहीं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी अपनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो आपने फर्स्ट पार्ट के जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर, तो उसमें उनका नाम आया होगा। तो उन्होंने क्या बताया कि जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार गति कर रहे थे। तो वृत्ताकार गति कहीं भी हो तो वो त्वरित ही होती है, क्योंकि इसमें त्वरण बदल रहा होता है, दिशा बदल रही तो त्वरण बदल रहा है, वेग की दिशा बदल रही।
तो जब उन्होंने बताया कि जब आवेश त्वरित गति करता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा लगातार तो इसकी ऊर्जा घटती जाएगी और ये धीरे-धीरे आके नाभिक पर, हालांकि ये बहुत तेज होता है, लगभग 10 की घात -8 सेकंड में इसे नाभिक पर आकर गिर जाना चाहिए और परमाणु का फिर कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इस बात को आपको लिखना है इसमें कि मैक्सवेल ने बताया कि जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वह ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है और इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो वो 10 की घात -8 सेकंड में लगभग नाभिक पर गिर जाएगा और परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, ये इनकी कमी थी, क्योंकि ये इस चीज को तो प्रूव कर चुके थे मैक्सवेल कि ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए। अगर कोई आवेश त्वरित गति करता है, उसमें त्वरण है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो त्वरित गति हो रही है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम क्या? रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि अगर कोई परमाणु हमारे पास इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो वो किसी भी वृत्ताकार कक्षा में गति कर सकता है। ये जो वर्ड यूज किया उन्होंने, ये गलती कर दी कि किसी भी वृत्ताकार कक्षा में गति कर सकता है। इसके हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में गति कर सकता है तो वो किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जाता है, चाहे ऊपर से नीचे आया, जैसे मतलब लो एनर्जी लेवल से क्या बोलेंगे इसे, लो एनर्जी लेवल से जब हाई उच्च ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। लेकिन जब वही उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, एमिशन, उत्सर्जन करता है। लेकिन अगर ये किसी भी कक्षा में गति कर रहा है तो किसी भी तरंग दैर्घ्य विकिरण का उत्सर्जन कर सकता है। ऐसा नहीं हो रहा था। जब इस एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें देखा गया कुछ फिक्स तरंग दैर्घ्य है, उसी तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। और इनके हिसाब से क्या हो रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्ताकार कक्षा में गति कर सकता है तो इसका मतलब वो कोई भी तरंग दैर्घ्य, मतलब हर संभव तरंग दैर्घ्य वो उत्सर्जित कर सकता है, जबकि हर संभव तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित नहीं हो रहा था। कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित हो रहा था जिसको रेखीय स्पेक्ट्रम बोला गया। ये इसकी व्याख्या नहीं कर सके, ये इनकी मेन कमियां थी। फिर आ जाता है बोहर के परमाणु मॉडल ने इसे कैसे दूर किया। फिर बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है, इसके बारे में भी बता देता हूँ, लिख लो आप। इसको मैं लिखूंगा नहीं, लिख लेना अपना, ठीक है। दो पोस्टुलेट दिए इन्होंने, दो अवगृहित जिसे बोलते हैं अभिधारणा, वो बताया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने कहा जो इनकी कमी थी कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होता है। यहाँ पे n क्या है? n पूर्णांक है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी कक्षाओं में गति नहीं कर सकता, किसी भी कक्षा में गति नहीं कर सकता, जो कि रदरफोर्ड ने बोला था। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होता है या फिर nh/2 होता है, जहाँ पर n एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पहले ये बताया, और उन्होंने बताया जो मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उन्होंने कहा कि इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, इसका कोई खास नहीं। इन्होंने इसका ये दिया कि जो क्लासिकल फिजिक्स है हमारी, जो पार्टिकल फिजिक्स है, इसके सभी नियम आप क्वांटम फिजिक्स में परमाणु लेवल पर लागू नहीं कर सकते। जो मैक्सवेल ने बताया कि उन्होंने कहा हम आपकी बात तो ठीक है, आपने प्रूव कर दिया है इस बात को, ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, परमाणु लेवल पर आपकी बात लागू नहीं होती है, यहाँ पर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उनका ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा तो पहली वाली समस्या दूर हो गई। और सभी कक्षाओं में गति नहीं कर सकता है, किस कक्षा में? जिसका कोणीय संवेग h/2 हो, उस कक्षा में सिर्फ गति कर सकता है। अब इसके बाद तो अगर सभी कक्षाओं में गति नहीं कर सकता तो रेखीय स्पेक्ट्रम की भी समस्या दूर हो गई कि जब कुछ निश्चित कक्षाओं में गति कर रहा है तो जब उनका संक्रमण होगा, संक्रमण मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उस समय जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो रेखीय स्पेक्ट्रम मिलेगा, कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य ही मिलेगा, ठीक है। आप इनको अगर आपने नोट से भी एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला पार्ट। कह रहे नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है? दी गई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की सहायता से उत्सर्जित ऊर्जा
क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो पिछले सेट में भी इस तरह का एक क्वेश्चन और 5 नंबर में ही मिला था। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कैलकुलेशन सिर्फ है इसमें और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अभी कैसे करते हैं हम पहले इसको। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है? तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ। और नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उससे बहुत सारी ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये नाभिकीय संलयन का ही एग्जाम्पल दिया है, तो आप उदाहरण में यही क्रिया लिख सकते हैं। क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको यही लिखना है। और फिर नाभिकीय विखंडन में क्या लिखेंगे? जब कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया में भी बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब भारी नाभिक बड़ा नाभिक दो टुकड़ों में टूटेगा उसे विखंडन बोलेंगे। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाएंगे तो उसे नाभिकीय संलयन कहेंगे। तो देखो नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ। आप इनको लिख लेना या फिर आप कहीं से लिख सकते हो। नाभिकीय विखंडन कहीं से क्या मैं लिख दे रहा हूँ। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? आप यूरेनियम वाला एग्जाम्पल ले लो, 92 यूरेनियम 235 का। और जब इसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है तो ये दो नाभिकों में टूट जाता है। किसमें किसमें? एक तो जीनॉन और एक स्ट्रांशियम और प्लस दो न्यूट्रॉन भी बनता है और बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। दिख रहा है ना? ठीक है। जीनॉन ये होता है 154, 140 और ये 38, 94। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल लिख देंगे तो अच्छी बात है, पूरा नंबर मिल जाएगा। नाभिकीय संलयन के बारे में जो बताया लिखेंगे और एग्जाम्पल में ये अभिक्रिया लिखेंगे। नाभिकीय विखंडन के बारे में जो बोला वो लिखेंगे और इसके बाद ये एग्जाम्पल लिख देंगे। ये नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम सवाल लगाते हैं। क्या कह रहा है? ये अभिक्रिया दी गई है, इसमें उत्सर्जित ऊर्जा क्यू का मान ज्ञात है। देखो उत्सर्जित ऊर्जा कैसे होती है? जो द्रव्यमान क्षति होता है, पिछले क्वेश्चन में तो शायद द्रव्यमान क्षति भी था। द्रव्यमान क्षति क्या होता है? कि हमेशा जैसे कोई नाभिक बना हुआ है तो उसके इसमें न्यूक्लियन जो होते हैं, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग द्रव्यमान लिया जाए और नाभिक का द्रव्यमान हमेशा प्रोटॉनों के द्रव्यमान से और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों से कम आता है। ये जो द्रव्यमान क्षति होता है ये ऊर्जा के रूप में बदल जाता है और इसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो ऊर्जा ओवरऑल हम यहाँ का द्रव्यमान निकालेंगे और यहाँ का द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, मतलब उत्पाद का द्रव्यमान और ये इसको उत्पाद बोलते हैं, इसको अभिकारक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो दोनों का पहले अभिकारक का द्रव्यमान निकाल लेते हैं और फिर द्रव्यमान मतलब ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। हालांकि होगा क्या, यहाँ पे द्रव्यमान ज्यादा होगा और यहाँ का द्रव्यमान कम होगा। तो जो द्रव्यमान क्षति आई होगी वही ऊर्जा में बदलेगा और एक ईएमयू द्रव्यमान के बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिया है। जितने ईएमयू द्रव्यमान की क्षति होगी उसमें 931 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा तुम्हारा कितनी ऊर्जा इसमें से उत्सर्जित हुई। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले हमें इसे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट का द्रव्यमान निकालना है। देखो सब कुछ दिया है, आपको कुछ करना नहीं है, दोनों को बस जोड़ना है। अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान M1 बराबर बोल दो कितना कितना 1H1 का और 1H3 का। ये 1H2 कहाँ से आ गया? एक बार मुझे क्वेश्चन देखने दो। ये जो 1H2 दिया है इसमें भी 1H2 लिखा है तो ये 1H1 होगा ना। जब क्रिया में हाँ ही गलत लिख दिया, 1H1 कहाँ से हो जाएगा मेरा भी। चलो देखो, तो 1H2 प्लस 1H3, हाँ अभी 4 1 5 और 3 2 5। ठीक है, बैलेंस है। 1H2 का द्रव्यमान प्लस 1H3 का द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे। क्या क्या है जल्दी जल्दी देखो, सिर्फ जोड़ना घटाना है बस आपको। 2.0141 प्लस 3.0160 कितना आ जाएगा एमोन अभिकारक का द्रव्यमान? इनको जोड़ो, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 6 4 10, एक बचेगा 1 1 2 1 3 और 0 0 0 और 3 2 5। आप अलग से कहीं पे लिख के साइड में लिख के जोड़ देना, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक दशमलव के एक अंक पर भी कहीं गलती होगी तो आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान रखना। M1 आ गया। अब उत्पाद का द्रव्यमान यानी प्रोडक्ट कितना बन रहा है? उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद में कौन कौन है पहले ये बताइए। उत्पाद में देखो 2He4 है और न्यूट्रॉन है। तो 2He4 का द्रव्यमान दिया है 4.0026
प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 1.0087 एएमयू। ये पूरा एएमयू में आएगा, अब एएमयू में दिया है ना, तो कितना हो जाएगा इसको जोड़ दो। देखो 7 और 6 13 हो जाएगा, एक बचेगा, 8 2 10, 11 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा और 0 और 0 0 लिख के कर लेना, 4 1 5 एएमयू। अब देखो ध्यान से, अभिकारक का द्रव्यमान ज्यादा है कि नहीं, 5.0301 है, ये 5.01 है, तो ये वाला ज्यादा हुआ, तो हम ये इसको M2 बोल देना। तो हम देखते हैं द्रव्यमान क्षति कितनी हुई। द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर हो जाएगा M1 माइनस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा डेल्टा M बराबर M1 5.0301 माइनस 5 ये M2 0113, यहाँ पे लिख के माइनस कर लो, चलो मैं लिख देता हूँ 5.0301 माइनस 5.0113, तो देखो कैरी ले आओगे यहाँ से, 11 में से 3 जाएगा 8 और यहाँ पे 10 हो गया है, 10 हो गया था तो 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 1, 0.0, तो 0.0188 डेल्टा M बराबर कितना हो जाएगा 0.0188 एएमयू। ये बात समझ में, अभी आंसर नहीं है आपका, ऊर्जा में बदलना है, यहाँ पे आ जाओ। एक एएमयू में कितना ऊर्जा निकलेगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.1888 एएमयू में कितने से 931 में मल्टीप्लाई, देखो एक एएमयू बराबर, इसे लिख दे रहा हूं मैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.0188 एएमयू बराबर कितना हो जाएगा 931 गुणे 0.0188, गुणा कर लो, जो भी आएगा जूल में, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कर लेते हैं गुणा, यहीं पे कर दूं, दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो 931 से गुणा कर दो, आप ऐसे कर लेना इसको, 8 8 और 1 0 0, ठीक है, चलो छोड़ो, लास्ट में 4 अंक के दशमलव लगा देंगे हम, 9 अट्ठे 72, सॉरी पहले 3 से करेंगे ना, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 2 26 और 3 इक्के 3 2 5 0, ये वाला 0 छोड़ दो, ये दशमलव के इधर वाला छोड़ दो, 9 अट्ठे 72 और 9 अट्ठे 72, कितना बचा था 7, 72 72 और 7 कितना हो जाएगा, हाँ 79, 7 बचेगा फिर से, और 9 इक्के 9 7 16 और 1 बचा, जोड़ दो इसको, दिख रहा है कि नहीं, चलो नहीं दिख रहा होगा तो मैं अभी फाइनल आंसर यहाँ पे लिखूंगा, 8 8 4 12 और 6 2 8, 1 9 1 10 और कितना आएगा, एक बचा करी, 9 5 14 1 15 6 1 7, 4 अंक पे दशमलव लगाना है, 4 अंक पे दशमलव था 17.5028, 17.50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका क्यू की वैल्यू आ जाएगी, जो आपसे क्यू पूछा है ये, ठीक है। कैलकुलेशन देखो क्या करना था, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, इसमें भी समझा दे रहा हूँ, पहले अभिकारक के सब द्रव्यमान को जोड़ लेना है और उत्पाद में जो भी दिया है उसके द्रव्यमान को जोड़ लेना है, अभिकारक में से उत्पाद वाले को माइनस कर देना है, द्रव्यमान क्षति आ जाएगा, जितना आएगा, एक एमयू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट है। तो सबसे पहले दिया है एक एकल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं पहले, N2/V, एकल गोलीय पृष्ठ से जो प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है, डेरिवेशन कराया गया होगा आपको, नहीं कराया गया तो लिख लीजिए डायरेक्ट, N2/V माइनस N1/U, जब आप लेंस फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं ना, तो ये सब चीजें यूज होती हैं, फोकस लेंस वाला, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है N2 और N1 को पहचानना, जो N2 और N1 पहचान गया कौन कहाँ का अपवर्तनांक है, तो उससे गलती नहीं होगी। N2 क्या है इस पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना,
जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही हो। अभी इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा आप याद रखिए, जिस माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही हो, जा रही हो। और N1 क्या है? जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही हो। देखो, एक माध्यम से आएगी और दूसरे माध्यम में जाएगी, जाएगी। N1 जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही हो, माध्यम से प्रकाश किरण आ रही हो। और U क्या होती है? ये देखो, लिखना ये भी आपको है। U क्या है? वस्तु की दूरी। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और R क्या है? वक्रता त्रिज्या। जो भी लेंस हमें दिया गया है या फिर जो भी आकार दिया गया है, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो ये तो हमने लिख दिया एकल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अब यहां से हमें जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल दिया है उसको लगाना। देखो ध्यान से, यहां पर स्रोत है, इसको हम बोल देंगे वस्तु। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे मान लो आएगी, इस सतह पर पड़ेगी। अब आप ये अवतल देख के मत सोचना कि ये इधर जाएगा। हमें क्या करना होता है, हम अपवर्तन का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे जो है त्रिज्या इसकी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं पर होगी, ये पूरा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पर होगी। इसको हम सी बोल देंगे त्रिज्या। अब यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे और देखेंगे सघन से विरल जा रही है, विरल से सघन जा रही है। उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि अभिलंब से दूर जाएगी प्रकाश की किरण या अभिलंब के पास आएगी। तो अभिलंब, गोलीय पृष्ठ पर अभिलंब कैसे बनाते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है उसको हम वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। ये हो जाएगा आपका अभिलंब। अब अगर ये माध्यम न परिवर्तन होता तो आपतित किरण सीधे चली जाती ऐसे। लेकिन क्या होगा, ये देखो 1.5 दिया है, कांच है, और ये वायु, वायु का क्या होता है? अपवर्तनांक 1 होता है। यहां पर हम क्या बोलेंगे इसको? बोल देना आप N2, नहीं N1 बोल देना। N1, N1 क्या है? जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही हो। तो कहां से आ रही है? कांच से आ रही है, वायु में जा रही है, तो वायु वाले को हम N2 बोलेंगे और कांच वाले को N1 बोलेंगे। बात समझ में आई? अब यहाँ पे किधर जाएगा? देखो, ये तो सघन हो गया, ये विरल हो गया। सघन से विरल में जब जाती है तो आपको याद होना चाहिए, हमेशा जो प्रकाश की किरण होती है अभिलंब से दूर जाती है। तो ये ऐसे जाती सीधे, अब थोड़ा क्या होगा, मुड़ जाएगी। तो हम मान के चलते हैं ये ऐसे मुड़ गई, यहाँ पे आके काट रही है, और जो वक्रता केंद्र से आएगी वो सीधी निकल जाएगी, तो यहीं पर आकर काटेगी। ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आपको एक चीज सोचना चाहिए यहाँ पे, ये तो अवतल लेंस की तरह लग रहा है। जो सतह है ये अवतल की तरह, और काम कैसा कर रहा है? उत्तल की तरह। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है हमेशा। जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव नहीं होती है उत्तल की, और हमेशा अवतल की नेगेटिव नहीं होती। ये डिपेंड करता है इसके आस पास का माध्यम क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माध्यम, जैसे जो लेंस होता है, मान लो ये अवतल लेंस था, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ये अवतल लेंस है, ये कांच है, ये वायु है। तो देखो लेंस वाला क्या हो गया, जिस माध्यम से आ रही है वो विरल हो गया, जिसमें जा रही है वो सघन हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस माध्यम में आ रही है वो सघन है, जिस माध्यम में जा रही है वो विरल है। तो दोनों में अंतर हो जाएगा कि नहीं? अवतल की तरह दिखने वाला उत्तल का काम करेगा फिर। और अब देखते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। ये जो किरण आरेख बनाने को कहा है लास्ट में, ये बना दिया हमने, ये प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, अब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना है ये हम देखते हैं। अच्छा, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी दी गया है। पहले वस्तु की दूरी कितनी दी गई है? u बराबर, वस्तु की दूरी निगेटिव लेंगे इधर, -12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू, तो त्रिज्या भी तो इधर ही होगी। देखो गोलीय सतह इधर से बनी है तो इधर ही त्रिज्या होगी, तो r भी हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। अब फार्मूला तुम्हारे पास सामने है। N2 की वैल्यू पता है हमें, बता दिया कैसे माना, और N1 की वैल्यू, ये चीज आप याद रखेंगे, और सारे फार्मूले रख के V की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। N2 की जगह पर क्या रखेंगे हम? 1/V, माइनस N1 की जगह पे रखेंगे 1.5 अपान U की जगह पे -12 रखेंगे, तो माइनस माइनस, देखो U की जगह पर, यहाँ U की जगह पर -12 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ +12 बराबर N2 माइनस N1। तो N2 कितना? 1, माइनस N1 कितना है? 1.5 अपान R कितना है? -2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 1 माइनस 1.5, देखो 1.5 में से 1 घटाओगे तो 0.5 आएगा, लेकिन ये माइनस वाला चिन्ह बड़े वाले नंबर के साथ है, तो माइनस का 0.5, 1.5 में से 1 घटाओगे 0.5, लेकिन चिन्ह कौन सा लगे? -5 बटे -2। ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, और
चलो इसको इधर लेकर चलते हैं, ठीक है। 0.5 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। को चाहो तो आप दशमलव हटा लो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओ और दशमलव हटा दो, या फिर 0.5 का मतलब 1/2, तो एक 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो आप, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 चौके 20, ये आ गया 1/4, माइनस माइनस पहले कट चुका है। अब 1/v हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, और तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लें, यहीं पे एक जीरो यहाँ बढ़ाओगे, दशमलव हटाओगे, 15 × 8 = 120, तो ये बचा है कितना ओवरऑल 1/8। आप एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेना, मैं बस जल्दी के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। 1/8 बचा है, 1/8 इधर जाएगा तो 1/4 माइनस 1/8 हो जाएगा ये, ठीक है। 8 इसका एलसीएम ले लो, 4 दूनी 8, 8 1 के 8 माइनस 1। इतना तो सॉल्व करना आता होगा, नहीं कर सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32 करके करना अपना। 2 माइनस 1 1/8 आ जाएगा। v से तुलना करोगे या फिर उल्टा कर दोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये प्लस का आ रहा है, और इधर बन रहा है, देखें किरण आरेख में दिख रहा होगा आपको, तो ये दूरी हो जाएगी v बराबर प्लस का 8 सेंटीमीटर, और वास्तव में जाके काट रही है तो वास्तविक हो जाएगा। प्रकृति भी बतानी थी ना, बिंदु स्रोत की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति में क्या बताएंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, और वास्तविक होता है तो उल्टा होता ही है। हालांकि यहाँ पे बिंदु स्रोत है तो उल्टा सीधा की बात हम नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखने में जितना भयानक आपको लग रहा था कि इस तरह का बना हुआ है, तो अगर आपको एक फार्मूला सिर्फ याद है और उसको अप्लाई करना आता है, देखो हो सकता है पहले ना आ रहा हो, अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये चीज आनी चाहिए। इतना कठिन नहीं है, इसमें ऐसा बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला पार्ट। अब ये लास्ट पार्ट है, तो क्वेश्चन बड़ा सा लिखा हुआ है, देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, यंग द्विछिद्रीय प्रयोग। यंग के द्विछिद्रीय प्रयोग के केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त तथा एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरियों के सूत्र लिखे। तो सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया है, फार्मूला तो याद ही रहता है? सबको नहीं याद रहता ना। देखिए इस प्रयोग में द्विझिल्लियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर तथा 480 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। पर्दे व झिल्लियों के बीच की दूरी 2 मीटर है। 8वीं दीप्त तथा तीसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से करिए, एक एक पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, जो भी पूछा गया क्या है, यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त, केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त का फार्मूला, एनवी दीप्त, एनवी दीप्त क्या किससे लिखते हैं इसको, वाई एन दीप्त को हम ब्राइट बोलते हैं, वाई एन ब्राइट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। लैम्डा क्या है, आपतित प्रकाश की जो है तरंग दैर्घ्य है। कैपिटल डी क्या है, झिल्ली व पर्दे के बीच की दूरी है। स्मॉल डी चलो लिख दे रहा हूँ, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, जो प्रकाश आ रहा है आपका तरंग दैर्घ्य, और कैपिटल डी क्या है, झिल्ली व पर्दे के बीच की दूरी, झिल्ली व पर्दे के, झिल्ली व पर्दे के बीच की दूरी। और स्मॉल डी क्या होता है, दो स्लिट होते हैं, दो झिर्रियां, दो छिद्र होते हैं, तो उनके बीच की दूरी, झिल्लियों के बीच की दूरी, झिल्लियों के बीच की दूरी होती है। तो सारी देखो, जो भी फार्मूला आप लिखें उन सबको ढंग से लिखें, उनके बारे में सिग्निफिकेंस उनका क्या क्या है, जो भी अल्फाबेट यूज हुए हैं उनके सिग्निफिकेंस जरूर लिखें। अब इसके बाद अदीप्त फ्रिंज की लिख देते हैं, अदीप्त वाला तो भी फार्मूला पूछ रहा है, केंद्रीय अदीप्त, केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त, एनवी अदीप्त, केंद्रीय फ्रिंज से एनवी अदीप्त क्या होता है ये, वाई एन डार्क बोलेंगे, वाई एन डी से लिखते हैं। तो इसको फार्मूला 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d ये होता है। एन की वैल्यू क्या आती है, एन बराबर 1 2 3 4,
ठीक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, इसको 2n+1 लैम्डा डी वाई लिखते हैं, लेकिन फिर n की वैल्यू वहां पे हमें 0 से लेनी पड़ेगी बस। पहले के लिए 0, फिर दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2, ऐसे। अगर 2n-1 लिया है तो पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, इस तरीके से। तो बेहतर होगा 2n-1 ही याद करें, क्यों एक में, क्योंकि जब यहाँ पर n क्या है, दोनों जगह पे n बराबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो जाएगा। बाकी लैम्डा यहाँ पे स्मॉल डी होगा ना, लैम्डा डी बाई 2d। ठीक। अब जो है न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि दोनों झिल्लियों के बीच की दूरी, मतलब स्मॉल डी दिया है कितना, स्मॉल डी दिया है आपका 3 mm। 3 मिलीमीटर का मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। फिर क्या दिया है, तथा 480 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, लैम्डा दिया है 480 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो 480 × 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है। और क्या कैपिटल डी कितना दिया है, कैपिटल डी झिर्रियों के पर्दे तथा झिर्रियों के बीच की दूरी 2 मीटर, तो कैपिटल डी दिया है 2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, किसके किसके बीच, आठवीं दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। ध्यान से देख लो, करना क्या है पहले ये समझ लो। जैसे मान लो ये आपका पर्दा है, ये केंद्रीय फ्रिंज है, और यहां से जो है आठवीं दीप्त यहाँ है, वाई को लिख दे रहा हूं मैं 8 ब्राइट। और तीसरी दीप्त, तीसरी क्या है, तीसरी अदीप्त, तो तीसरी दीप्त यहीं कहीं, अदीप्त कहीं पे Y3 डार्क। ये है दोनों के बीच की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से हम आठवीं दीप्त की दूरी निकालेंगे ये, और तीसरी दीप्त की दूरी ये। तो दोनों देखो Y8B में से Y8D ये जब घटा देंगे तो दोनों के बीच की दूरी ये मिल जाएगी। हमें से यही तो पूछ रहा है कि आठवीं दीप्त और तीसरी अदीप्त के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो पहले हम आठवीं दीप्त की जो है केंद्रीय फ्रिंज से दूरी निकालेंगे, फिर तीसरे अदीप्त की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी निकालेंगे, और आठवीं दीप्त में से तीसरे दीप्त को घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहीं से निकालना शुरू करते हैं। आठवीं दीप्त, आठवीं दीप्त क्या हो जाएगा, ये फार्मूले में n की जगह पर 8 रख देंगे। ठीक है, y क्या 8 ब्राइट, तो 8 n की जगह पे लैम्डा कितना है 480, 480 × 10⁻⁹ और क्या है कैपिटल डी कितना है 2 है, और बाकी जो है क्या लिखना है यहाँ पे डी, स्मॉल डी कितना है 3 × 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻+3, और -3 प्लस -9 + 3 तो -6 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करिए आप, 8 दूनी 16, और जैसे भी सॉल्व करना है आपको, देखो 8 दूनी 16, इन दोनों को गुणा किया, 8 10 की पावर कितनी आ गई है, 10 की पावर -6। 16 से इसमें गुणा करेंगे 0, और 16 अट्ठे कितना होता है 128, 16 अट्ठे 128, 12 बचा, 16 चौके 64, 64 6 70, और 6 76/3। अब इसको 3 से भाग करना पड़ेगा। अब एक जीरो हटाओ और यहाँ पे -5 लगा दो। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे सीधा सीधा एक जीरो हटाओ और -5। समझ में आ रहा है कैसे करना, अरे 10 की घात 1 और +1 -6 तो -5 बचेगा। भाग कर दो इससे, 3 दूनी 6, एक बचा 16 हो गया, 3 पचे 15, 3 छक्के 18। तो कट गया, यहीं पे काट देते। चलो देखो ध्यान से, 3 से ये कट रहा था, ध्यान नहीं दिया, 3 के 3, 3 दूनी 6, और 2 बचे, कहाँ कट रहा है ये, 3 के 3, और एक बचा 18 हो गया, तो 3 छक्के 18, 0। यहाँ पे मैनेज करेंगे, पावर कितना आया था 10 की घात -5, और 16 दूनी 32, 32 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और 8 से 24 से 25, 256 × 10 की घात -5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जब मैनेज करोगे आप तो 3 अंक इधर कर दो, या फिर 2 अंक इधर करो, 2.56 × 10 की घात -3। क्यों किया ऐसा, ध्यान से सुनना।
दरअसल ये दूरियां जो होती है ना दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बहुत पास पास होती है तो हम मिलीमीटर में बताते हैं। अब 10 की घात -3 हो गया तो इसे 2.56 मिलीमीटर कर देंगे। ये होगा ना। एक बार कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना क्योंकि बहुत मेस हो गया है। 8×16 और प्लस 256, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूं y8 ब्राइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.56। 10 की घात -3 को मिलीमीटर लिख दे रहा हूँ, मिलीमीटर। चलो, उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसा कुछ किया नहीं, बस फार्मूला यूज किया है। एन की जगह पे 8वीं दीप्त कह रहा है तो 8 रखा है। लैम्डा 480 × 10 की घात -9 लिखा है। और कैपिटल डी की वैल्यू 2 रखा है, 2 मीटर। और बाकी स्मॉल डी की वैल्यू, ठीक है। 10 की घात मैनेज करने में अगर दिक्कत आ रही हो तो फिर से एक बार लिख लेना एक स्टेप और। 10 की घात -3 ऊपर गया तो 10 की घात -9 प्लस 3 प्लस हो जाएगा। ये 9 -9 प्लस 3 -6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लो कैसे हुआ है। ये आ गया y8 ब्राइट। अब हमें क्या निकालना है, वाई थर्ड डार्क, मतलब तीसरी दीप, तीसरी अदीप्त निकालना है। तो वाई या फिर तीसरी अदीप्त लिख दो यहाँ पे, तीसरी अदीप्त, वाई थ्री डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एन की जगह पे 3 रखेंगे, 2×3=6 मतलब 5। एन की जगह पे 3 रखोगे, 2×3=6 और 6-1, 5। लैम्डा की जगह पर रखेंगे 480 × 10 की घात -9 और डी की जगह पर 2 रखेंगे बटे 2। और डी की जगह पर क्या, स्मॉल डी की जगह पे 3 × 10 की घात 3 -3। ये जितने के बीच की दूरी, 2 से 2 काट दो, क्या बचेगा। फिर से वही काम करेंगे, 10 की घात -3 ऊपर जाएगा, -9 प्लस 3 तो -6 और -6 का ये एक जीरो मैनेज करेंगे, -5 आ जाएगा। और इसको 48 को काट दो, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, 16×5 = 80, 80 यही बचा ना, 16×5 = 80 और एक जीरो मैनेज कर दिया, गुणे 10 की घात -5। अब क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.80। फिर से 10 की घात -3 में 0.80 गुणे 10 की घात -3। यहाँ पे 10 की घात -3 बचेगा ना, 2 अंक पे दशमलव लगाओगे। पावर मैनेज करने आना चाहिए, कई बार मैं बता भी चुका हूँ यहाँ भी। और ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 को मिलीमीटर रखेंगे तो 0.80 मिलीमीटर। तो समझ में आ गया तीसरी दीप्त, और ये मिल गया हमें। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, तो यहीं पे रफ करके मैं निकाल देता हूँ, या फिर यहाँ निकाल दो। देख लो ध्यान से, तीसरी दीप्त और अदीप्त के बीच की दूरी मान लो x, मान लो कुछ भी मान लो आप। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y8 ब्राइट माइनस y3d। y8 ब्राइट मतलब दीप्त माइनस y3 डार्क मतलब अदीप्त। वैल्यू निकाल चुके हैं हम। 8 ब्राइट की वैल्यू कितनी है, 2.5 mmI है। 2.5 माइनस 0.8 कर दो बस, एक ही एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 में से 0.8 घटाओगे तो पहले तो 2 बचेगा और 1.7, 15 में से 8 है 8, 7, 15, 1.7 मिलीमीटर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। कुछ किया नहीं गया है, सीधे फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा आपको। आठवें दीप्त का दूरी निकाला, फिर तीसरे अदीप्त की दूरी निकाली, 8वें दीप्त में से तीसरे दीप्त को घटा दिया, दोनों के बीच की दूरी आ गई। बस यही इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा टाइम जरूर लगा है, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा टाइम देके, तो इसके साथ जो नए क्वेश्चन आने वाले होते हैं यहीं से रिलेटेड होते हैं, तो थोड़ा बहुत उनसे आपका कॉन्सेप्ट जब खुलता है तो आप नए क्वेश्चन में इनका यूज कर पाते हैं, ठीक है। आप ये मत देखिए कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर एक 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा ज़्यादा टाइम लग, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मुझे करना होता तो फिर उतना टाइम नहीं लगता ना, या फिर तुम्हें करना होगा तब भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 या 6 मिनट लॉन्ग आंसर में, ठीक है। तो कंप्लीट होता है, अब मिलते हैं। 2025 तो कंप्लीट हो गया, अब 2024 शुरू करेंगे। 26 नहीं, 26 तो आना है भी। चलिए।